सुप्रभात बच्चों। मैं पहलवान सिंह राजपूत वाणिज्य संकाय के लिए कक्षा 11 विषय एकाउंटेंसी इकाई 3 जिसकी अध्याय का नाम है दैनिक पंजी या नकल वही या इसको रोजनामचा के नाम से भी जानते हैं। इसका भाग 4 लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। मैं पिछले वीडियो में जो बताए गए सवाल हैं उनका मैंने जो हल आपको है अनवरत रखते हुए उसी से आगे की जानकारी का अभ्यास के बतौर मैं आपको लेकर के आपकी किताब का सवाल क्रमांक 4 जिसका पेज नंबर 160 है। तो बच्चों पेज नंबर 160 आप अपनी किताब का निकाल लीजिए। नई पुरानी किताब में पेज नंबर अंतर हो सकता है और सवाल नंबर 4 है। इस 4 के लिए जनरल या रोजनामचा नकल वही में लेखे कैसे होंगे ये आपको आज बताऊंगा। एक बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं बच्चों, आपने जब थ्योरी का वीडियो देखा था तो मैंने आपको वही खाते की परिभाषा बताई थी, बुक कीपिंग की परिभाषा बताई थी। तो ये जो जनरल का काम हो रहा है ये बुक कीपिंग का ही काम, इसी को बुक कीपिंग कहा जाता है, बही खाता कहा जाता है कि व्यापार में जो कोई भी सौदा होता है, कोई लेन देन होता है, उस सौदे को हम तिथिवार नियम अनुसार पुस्तकों में, पुस्तक है मतलब हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा करते हैं। ये काम बही खाते के नाम से या बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको शायद बच्चों वही खाते की सही ढंग से परिभाषा समझ में आ जाएगी कि ये इसी को बही खाता बोलते हैं, ये बही खाता है, इसी को बुक कीपिंग बोलते हैं। और जहाँ से बच्चों बही खाते का काम ख़त्म होता है, जैसे अपन कहते हैं कि जहाँ नींव का काम पूरा हो जाता है वहीं से आपकी भवन निर्माण का कार्य अर्थात उसका जो स्वरूप है, ढांचा है, वो खड़ा होना तैयार हो जाता है। तो यहाँ आप जो बही खाते का काम सीख रहे हैं, बही खाते का काम अकाउंटेंसी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसको बड़े मनोयोग से सीखें, बड़ी लगन के साथ सीखें, बहुत अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही निपुणता आती है, कुशलता आती है, दक्षता आती है। दुनिया में कोई भी काम होते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, जो ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उनके ऊंचाइयों पर पहुंचने में उनके अभ्यास का ही बड़ा योगदान होता है। जो व्यक्ति अपने काम को ठीक ढंग से अभ्यास करते हैं, ठीक ढंग से उसको समझते हैं, करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी बच्चों, आपका जो वही कॉमर्स संकाय का मेन विषय है अकाउंटेंसी, इस विषय में आपको बिल्कुल दक्ष होना है, निपुण होना है, ऊंचाइयों को छूना है। ये सोच करके आप बिल्कुल जनरल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप रोज़ जनरल का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आगे का सारा काम जो बही खाते का होने वाला है, आगे जो आप अकाउंटेंसी में जो आगे चीज़ें पढ़ेंगे वो सब इसी पर आधारित हैं। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट होने चाहिए। जब स्पष्ट हो जाएंगी तो फिर आगे का काम करना आपके लिए अत्यंत सुविधाजनक होगा, अन्यथा आप फिर कठिनाई को महसूस करेंगे। तो कठिनाई ना हो, अच्छा रहे, इसके लिए आप तैयार रहें। तो देखिए, आप सवाल क्रमांक 4 आपकी किताब का पंकज जैन राव के रहने वाले हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को 15,000 रुपये नकदी और 5,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया है और जनवरी माह के उनके व्यवहार फिर इस प्रकार हैं। अब यहाँ बच्चों पहला सौदा ऊपर ही लिख दिया उन्होंने। तो जैसे कि लेखांकन की प्रक्रिया में पहला काम होता है पहचानना होता है, फिर मापना होता है और फिर लिखना होता है। तो ये 3 काम जहाँ हो जाते हैं, ये तीनों कामों को हम परिभाषा के रूप में बही खाता बोलते हैं। ये बही खाते के नाम से जाना जाता है, इसी को बही खाता कहा जाता है।
फिर जो आगे का काम होता है वो आपका लेखा कर्म के नाम से काम, उसको लेखा कर्म की श्रेणी संज्ञा दी जाती है। तो जैसे ही आप बही खाते का काम पूरा कर लेंगे, पूरा काम करना सीख जाएंगे, तो फिर आपको लेखांकन का लेखा कर्म का काम करना अत्यंत सुविधाजनक रहेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले बच्चों ये पहचानना है कि इसमें कौन कौन से दो खाते हैं और किस खाते को डेबिट करना है और किस खाते को क्रेडिट करना है। तो पहला काम, जनरल में लेखा करने से पहले आपको हर सवाल में ये काम करना होगा। इसके लिए अभी तक मैं चार्ट बनाकर आपको चार्ट के माध्यम से भी बता रहा हूँ और मौखिक भी बता रहा हूँ, बट ये काम आपको खुद अभ्यास से ही आएगा। अभ्यास करें तो मैंने आपको पहचानने की प्रक्रिया बताई थी, यही पहचानना है। मापना मतलब राशि में उसको मापना, तो 15,000 5,000 ये तो लिखा ही दिए ही है, तो आपको मापने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला स्टेप जो आता है लिखने का, तो लिखने का जनरल में लेखा करना। ये तीनों कामों को यदि मिला दें तो ये तीनों काम मिल करके बही खाता कहलाते हैं, इसी को बही खाता बोलते हैं। फिर अगला जो काम है फिर वो वर्गीकरण का है, सारांश तैयार करना, विश्लेषण, निर्वचन और प्रस्तुतिकरण का होता है। तो ये लेखांकन की 8 स्टेप होते हैं। पहचानना, मापना, लिखना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना और फिर संप्रेषण करना। तो अभी बच्चों मैं 3 की बात कर रहा हूँ, जैसे ही चौथे स्टेप पे आऊँगा तो आपको फिर से 8 पॉइंट बताऊँगा। ये 8 स्टेप में आप लेखा कर्म के काम से पारंगत हो जाएंगे। ये 8 काम आप इसमें सीख लिए तो आप एक लेखा शास्त्र के अंतर्गत जो सारी चीज़ें आती हैं वो आपको आने शुरू हो जाएंगी। तो अभी चूँकि शुरुआत है आपकी, तो मैंने आपको पहचानने के चरण में बताया था कि कैसे पहचानते हैं कि जब व्यापारी व्यापार शुरू करता है तो एक पूंजी खाता होता है। पूंजी खाता बच्चों कब होगा? जब भी व्यापार आरंभ होगा तब पूंजी खाता होगा। नकदी सौदा होगा तो एक रोकड़ खाता हो गया। नकदी को बच्चों या लेखांकन में रोकड़ के नाम से जानते हैं। और व्यापारी जब माल से व्यापार आरंभ करता है तो इसको स्टॉक के नाम से हम लिखते हैं। तो इस लेन देन में वास्तव में तो आपको 3 खाते दिखाई दे रहे हैं, रोकड़ खाता, स्टॉक खाता, पूंजी खाता, बट 4 हैं यहाँ पर। दोहरा लेखा का सिद्धांत है कि हमेशा कोई भी सौदा होगा तो उसमें हमेशा 2 खातों पर प्रभाव पड़ेगा। 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, बट यहाँ पूंजी खाता कॉमन खाता है। रोकड़ के साथ भी पूंजी खाता आ रहा है और माल के साथ भी पूंजी खाता आ रहा है। तो पूंजी खाता एक तरह से क्रेडिट साइड में एक ही बार लिखा जाएगा। तो आपको खाते तो 3 दिखाई दे रहे होंगे। मैं यदि इसको अलग अलग लिखूंगा तो रोकड़ खाता डेबिट टू पूंजी खाता, स्टॉक खाता डेबिट टू पूंजी खाता। तो लेखांकन की दृष्टि से ये गलत नहीं हुआ है, सही लिखा गया है, बट ऐसा हम करेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। इसको ठीक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यदि बही खाते का काम कर रहा है तो ऐसे काम अच्छे नहीं लगते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक एक खाता 2 या 2 से अधिक बार डेबिट या क्रेडिट होता है तो 2 बार लिखने का कोई औचित्य नहीं होता है, उसको एक साथ लिख देना ही ठीक रहता है और यही व्यवहारिक काम भी होता है। तो ये इस सौदे में बच्चों आपके एक रोकड़ खाता हो गया 15,000 से, दूसरा स्टॉक खाता हो गया। दोनों ही खाते वस्तुगत हैं, दोनों में वस्तु आ रही है, आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं। नियम है वस्तुगत खाते का, नियम क्या है? आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट आ रही। पूंजी खाता बच्चों व्यापारी का खाता होता है, व्यक्तिगत खाता है, और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यहाँ व्यापारी व्यापार को पैसा दे रहा है। तो ये लेखांकन का सिद्धांत आपने जब पढ़ा था वह सिद्धांत में बताया था कि व्यापारी और व्यापार का अस्तित्व अलग अलग होता है। जब व्यापारी व्यापार को व्यापार करने के लिए जो पैसा देता है उसको हम पूंजी बोलते हैं। तो ये माना जाता है कि व्यापारी व्यापार को मैं जो पैसा लगा रहा है एक तरह से उधार दे रहा है, देने वाला कहलाता है, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। ये लेखांकन का सिद्धांत है, सिद्धांत बनाया लेखा शास्त्रियों ने, तय किया है, उसी सिद्धांत का हम पालन करते हैं। हाल मालिक भले वो है, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से उसको। अब अगला देखिए, प्रेम से माल खरीदा बच्चों, जब व्यक्ति का नाम दिया है और नगद शब्द नहीं है तो सौदा ये पहचान होती है। कोई भी चीज़ खरीदें, किसी को बेचें, जब व्यक्ति का नाम दिया है तो सौदे को उधार की श्रेणी में माना जाता है। तो यहाँ एक प्रेम का खाता आएगा और एक
क्रय खाता आएगा। माल खरीद रहे हैं, माल से मतलब बच्चों उन वस्तुओं से होता है जिन वस्तुओं का व्यापारी व्यापार करता है, उनको माल के नाम से जानते हैं। तो जब इनको सुविधा की दृष्टि से 8 भागों में विभाजित अलग अलग वर्गीकृत करें, खरीदें तो क्रय बोलते हैं और बेचें तो विक्रय बोलते हैं। तो यहाँ एक क्रय खाता हुआ। क्रय खाता बच्चों वस्तुगत खाता होता है, क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है। पहले मैंने आपको बता दिया कि क्रय में वस्तु आती है और आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं। प्रेम चूंकि देने वाला है, प्रेम से हम माल खरीद रहे हैं, प्रेम व्यक्तिगत खाता है, इसलिए करेंगे। ये चार्ट के माध्यम से ही मैंने आगे समझाया आपको, यहाँ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सवाल करते, सवाल को देखते समय बस ऐसे ही आपको करना, फिर चार्ट आप बनाने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी मेरे, क्योंकि मैंने 4 से आपको समझा दिया है। 4 सवाल, 4 आज के सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। तो सब में मैंने सभी सवालों में चार्ट के माध्यम से समझाया ताकि आप सुविधाजनक हो जाए आप सीखने। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अभी आप यहाँ ऐसे ही सोचें कि मैं मन ही मन पहचाने कि इसमें कौन कौन से 2 खाते हैं, एक प्रेम है और एक क्रय है। तो व्यक्ति का नाम तो बच्चों तब आएगा जब व्यक्ति से हम कोई चीज़ पैसा लें, दें, खरीदें, बेचें, तब व्यक्ति का नाम आता है। सीधी सी बात है इसमें। माल खरीदे तो क्रय, बेचे तो विक्रय आता है। क्रय खाता विक्रय खाते दोनों ही वस्तुगत खाते हैं, दोनों में ही वस्तु का आदान प्रदान होता है। क्रय में वस्तु आती है इसलिए डेबिट, विक्रय में वस्तु जाती है इसलिए क्रेडिट। ऐसे भी याद रखो, क्रय खाता हमेशा डेबिट होगा और विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होगा। करण को माल बेचा, ये भी बच्चों उधार सौदा हो गया है, व्यक्ति का नाम दिया है तो इसमें हम करण को डेबिट करेंगे और विक्रय खाता क्रेडिट करेंगे। करण यहाँ पाने वाला है, व्यक्ति है, व्यक्तिगत का नियम है, पाने वाले को डेबिट करते हैं और विक्रय को क्रेडिट करें, विक्रय में वस्तु जाती है। करण से रुपया प्राप्त हुआ 600 रुपये। रुपया प्राप्त हो रहा है मतलब नकदी प्राप्त हो रहा है, रोकड़ा, इसलिए बच्चों एक रोकड़ खाता होगा और एक करण का खाता होगा। करण हमें याद दे रहा है। रुपया कोई खाता नहीं होता, नकदी कोई खाता नहीं होता। या नकदी की बात होती है बच्चों का, रोकड़ होता है। रोकड़ आ रही है, आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे तो रोकड़ खाता डेबिट करूंगा मैं 600 रुपये से। करण देने वाला है, व्यक्ति है और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। ये अगला सौदा देखिए बच्चों, माल बेचा। अब यहाँ माल बेचा है, व्यक्ति का नाम नहीं है तो 100% ये नकदी है। नगद शब्द यहाँ छिपा है। नगद माल बेचा और माल बेचा एक ही चीज़ है। यदि हम कोई चीज़ सौदा किसी चीज़ का करते हैं, कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं, या तो वो नगद होती है, उधार होती है। उधार की पहचान होती है कि उसमें व्यक्ति का नाम होना जरूरी होता है। यदि नाम नहीं है तो 100% फिर वो नगद है, चाहे उसमें नगद शब्द लिखा हो चाहे ना लिखा हो। यह नगद छिपा है बच्चों। माल बेचा, नगद माल बेचा एक ही। उधार तो है नहीं। उधार के लिए शर्त होती है कि उसमें व्यक्ति का नाम होना चाहिए। लेकिन किसको उधार दे रहे हैं, किससे उधार खरीद रहे हैं, किसको उधार बेच रहे हैं, यहाँ स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये सौदा नगद हुआ। तो एक रोकड़ खाता होगा और एक विक्रय खाता होगा। दोनों ही वस्तुगत खाते हैं, एक में वस्तु आ रही है, एक वस्तु जा रही है। रोकड़ आ रही है इसलिए डेबिट करेंगे और बेचने पर वस्तु जाएगी इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। प्रेम को माल वापस किया। अब पीछे देखिए आपने प्रेम से क्या किया था, प्रेम से माल खरीदा था। यहाँ देखें आप, प्रेम से माल खरीदा था, खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो क्रय वापसी होगी। क्रय खाता डेबिट होता है तो क्रय वापसी खाता क्रेडिट होगा। जब खरीदा हुआ माल किन्हीं कारण से हम वापस करते हैं तो उसको क्रय वापसी के नाम से जानते हैं। बेचा हुआ माल वापस होता है तो उसको विक्रय वापसी कहते हैं। प्रेम डेबिट होगा और क्रय वापसी खाता क्रेडिट होगा। क्रय वापसी खाता वस्तुगत खाता है, वस्तु जा रही है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। प्रेम पाने वाला है, व्यक्तिगत खाता है इसलिए डेबिट करेंगे। ये मरम्मत व्यय नामात का खाता होता है। वेतन, बिजली का व्यय, टेलीफोन का व्यय, मरम्मत, मजदूरी, ईंधन, ये भाड़ा, ब्याज दिया, ये इत्यादि नामात के खाते के नाम से जानती हैं। व्यापार संचालन के लिए इन खर्चों को करना जरूरी होता है। नॉमिनल अकाउंट होते हैं। व्यय का है और व्यय के खाते का नियम है, नामात के खाते का नियम है कि व्यय के खाते डेबिट होते हैं और आय के खाते क्रेडिट होते हैं। और नगद दिया है तो इसलिए रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। तो मरम्मत व्यय खाता डेबिट होगा और रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। रोकड़ खाता वस्तुगत खाता है। ये खाते 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, मोटे तौर पर देखें तो। एक होते हैं आपके कौन से, व्यक्तिगत खाते जिनका संबंध व्यक्ति और संस्थाओं से होता है। एक वस्तुगत खाते होते हैं जिनको वास्तविक खाते के नाम से भी जानते हैं हम। वस्तुगत खातों को वास्तविक खाते के नाम से जानते हैं। तो व्यापार में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। बिल्डिंग वस्तु है, कंप्यूटर वस्तु है, जनरेटर वस्तु है, मोटरसाइकिल वस्तु है, मशीन वस्तु है, रोकड़ वस्तु है। रोकड़ को भी वस्तु मानते हैं।
जिस चीज़ का व्यापारी व्यापार कर रहा है वो सब वस्तुएं हैं। यदि वो वस्तु व्यापार में आए तो उसको डेबिट कर दो और जाए तो क्रेडिट कर दो, ये नियम है। और नाम मात्र के व्यय या नॉमिनल अकाउंट भी होते हैं, इनका संबंध आय और व्यय से होता है। इनकी उपयोगिता अल्पकालिक होती है, यूज किया और ख़त्म। तो मरम्मत का काम व्यय का काम व्यय का है, इसलिए नामात का खाता है, इसको डेबिट करेंगे। व्यय और हानियों के खाते हमेशा बच्चों डेबिट होते हैं, आय और लाभ के खाते हमेशा क्रेडिट होते हैं, और रोकड़ इसमें जा रही है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। श्याम से मशीनरी खरीदी 1,000 रुपये। यहाँ बच्चों ध्यान दें, श्याम से मशीनरी हमने खरीदी है तो इसको क्रय नहीं बोलेंगे। अब यहाँ देखो माल शब्द नहीं लिखा है, यदि माल होता तो श्याम से माल खरीदा ऐसा लिखा होता है। यदि मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी ही खाता लिखा जाए, अर्थात ये मशीनरी बेचने के लिए नहीं है, उपयोग के लिए है, ये संपत्ति के बतौर व्यापार में काम करेगी। तो यहाँ एक मशीनरी खाता होगा और जो वस्तुगत होगा इसको डेबिट करेंगे। जब भी कोई स्थायी संपत्ति खरीदेंगे तो हमेशा वो डेबिट होगी। नगद खरीदी है तो रोकड़, और उधार खरीदी है चूँकि यहाँ नाम दिया है इसलिए श्याम। तो इस सौदे में 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, मशीन खाता और श्याम का खाता। तो मशीन खाते को बच्चों हम डेबिट करेंगे, आ रही है वस्तु, आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे। श्याम व्यापार को वस्तु दे रहा है, व्यक्तिगत खाता है, व्यक्ति का नियम है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, क्योंकि दे रहा है इसलिए इस खाते को क्रेडिट करेंगे। और लास्ट 2 सौदे हैं विज्ञापन व्यय। व्यय शब्द जुड़ा है बच्चों तो इसलिए नामात का खाता हो गया। तो विज्ञापन व्यय खाता डेबिट लिखेंगे, इसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, और रोकड़ खाता क्रेडिट लिखेंगे, नगद देने। विज्ञापन व्यय में हम पैसे देंगे इसलिए 230 रुपये ये आएंगे। विजय से कमीशन प्राप्त हुआ। ये बच्चों ज़रा ध्यान से देखें कि जो नाम मात्र के खाते होते हैं उनके साथ यदि व्यक्ति का नाम होता है तो व्यक्ति के नाम का कोई लेखांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक सामान्य जानकारी होती है। विजय नाम के व्यक्ति से कमीशन मिल रहा है तो कमीशन में हमें रोकड़ मिली होगी तो रोकड़ खाता डेबिट करेंगे। रोकड़ वस्तु है, आ रही है, इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। कमीशन नामात का खाता है, कमीशन हमें प्राप्त हो रहा है, आय का खाता है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। विजय तो एक माध्यम है उसके लिए, विजय नहीं लिखेंगे। व्यक्ति का नाम सिर्फ और सिर्फ बच्चों तब लिखते हैं जब हम उधार कोई चीज़ खरीदें या बेचें, या उसको उधार दे रहे हों, या उससे उधार ले रहे हों, या पहले लिया हो तो लौटा रहे हों, या तब लिखा जाता है। अन्यथा किसी से हम काम कराते हैं, उस काम के बदले में उस काम के को क्या नाम दिया जाए वो नाम से लिखा जाता है। तो इस तरह से ये बच्चों पूरा प्रश्न हो गया है। इसमें सारे खाते डेबिट क्रेडिट करने के मैंने नियम सहित बता दिए हैं। आप चार्ट के माध्यम से और देख लीजिए, मैंने चार्ट भी बना दिया है। पहले वाले सौदे में देखो रोकड़ खाता स्टॉक खाता दोनों वस्तुगत खाते हैं। नियम लगाओ, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली यहाँ वस्तु आ रही है इसलिए डेबिट। एक पूंजी खाता है, पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता है, देने वाला इसलिए क्रेडिट। तालिका के माध्यम से मैंने समझाया है, जो अभी कुछ मैं बोल रहा था वो लिखा है, अब आपके सामने लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आप आसानी से इस तरह का चार्ट बना करके 2-4 सवालों में चार्ट आप बना लेना। चार्ट आप चाहें तो रफ कापी पर बना लें, फेयर कापी पर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बट आपको सिखाने की दृष्टि से, बताने की दृष्टि से ये चार्ट बनाना मैंने उचित समझा है। तो अब शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि सामान्यतः व्यापार में यही लेन देन होते हैं। फिर लेन देनों की संख्या तो अनंत है, कई प्रकार के लेन देन, धीरे धीरे करके आप उसको सीखते चले जाएंगे। तो पहला सौदा हो गया। दूसरे सौदे को देखो, इसमें क्रय और प्रेम। हाँ, व्यक्ति के साथ ध्यान रखना है, यदि व्यक्ति के साथ खाता शब्द लगाना है तो का लगा देते हैं, तो अन्यथा वैसे प्रेम ही लिख सकते थे, प्रेम का खाता लिखा है। व्यक्तियों के साथ यदि खाता शब्द लगाना है तो बीच में का लगाना जरूरी होता है, अन्यथा सिर्फ प्रेम करना ही लिख देते हैं। खरीदिए वस्तु, क्रय खाता डेबिट होता है हमेशा, वस्तुगत खाता है। प्रेम का खाता व्यक्तिगत है, करण व्यक्तिगत है, डेबिट कर रहे हैं, विक्रय क्रेडिट होता है। ऐसे भी याद कर लो बच्चों, क्रय हमेशा डेबिट, विक्रय हमेशा क्रेडिट। चलिए, ये कौन सा खाता है? करण से नगद मिले हैं अपने को, तो रोकड़ खाता डेबिट करेंगे, या रोकड़ आएगी और करण देने वाला है व्यक्तिगत खाता इसलिए क्रेडिट करेंगे। फिर नगद माल बेचा है तो रोकड़ खाता डेबिट होगा, विक्रय खाता, दोनों ही वस्तुगत खाते हैं, एक वस्तु आ रही है और एक वस्तु जा रही है। तो एक सौदे में दोनों वस्तुगत खाते हो सकते हैं, दोनों व्यक्तिगत हो सकते हैं।
सामान्यतः नाम मात्र के आपको नहीं मिलेंगे, अभी ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला, पर हो सकता है। क्रय वापसी खाता प्रेम को, प्रेम का खाता व्यक्तिगत पाने वाला है, क्रय वापसी हमेशा क्रेडिट होती है, ये भी ध्यान रखो, विक्रय वापसी डेबिट होती है। ऐसे याद करो बच्चों, क्रय वापसी हमेशा क्रेडिट। अब ये जो डेबिट क्रेडिट बोल रहा हूँ, ये आगे सब यही सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ के आती चली जाएंगी। तो आप बड़े गौर से इनको पढ़ो, गौर से बड़े देखो, ध्यान से इनको इसमें उतर जाओ पूरे, आप बिल्कुल लगन के साथ इतने गहराई से इनके अंदर बैठ जाओ कि फिर आप कभी भी कोई भी कैसे भी ढंग से आपको घुमा फिरा के पूछ ले तो आप उसका जवाब ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। ये 66वां नंबर का लेन देन हो गया। 7वां देखो, मरम्मत व्यय नामात का खाता है, रोकड़ जाएगी वस्तुगत खाता है, वे हमेशा डेबिट होते हैं, वस्तु जाती है तो क्रेडिट होती है। ये मशीनरी खाता है, इसको क्रय नहीं लिखना है। यदि आपने क्रय लिख दिया है तो आपने मतलब वही खाते के सिद्धांतों का आपको ठीक ढंग से ज्ञान नहीं है, ये सैद्धांतिक त्रुटि कहलाएगी आपकी। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई वस्तु जब माल शब्द लिखा है, वस्तु शब्द लिखा है, तभी क्रय विक्रय शब्द आएगा, अन्यथा जो चीज़ आप खरीदें वही नाम है। फिर विज्ञापन व्यय रोकड़ खाता हो गया, ये कमीशन मिला है। देखो रोकड़ खाता ये तो 10 सौदे हैं, 10 सौदों के लिए मैंने चार्ट बना दिया है, मैं बोल भी चुका हूँ, पूरा समझा भी दिया है आपको। खाते कितने प्रकार के हो गए बच्चों? मोटे तौर पर 3 प्रकार के। व्यक्तिगत खाते मतलब जहाँ व्यक्ति का नाम आए या संस्था का नाम आया, जैसे बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, नवांकुर विद्यापीठ, वो सब व्यक्तिगत की श्रेणी में आते हैं। वस्तुगत खातों को वास्तविक खाते के नाम से भी जानते हैं, जहाँ कोई वस्तु में वृद्धि या कमी हो, सीधी सी बात है। कोई भी ऐसा सौदा किया जिसमें वस्तु में वृद्धि कम, फर्नीचर खरीदा हमने तो फर्नीचर बढ़ गया हमारा, मशीन खरीदी मशीन बढ़ गई, माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, माल बेचा तो स्टॉक कम हो गया, पंखा खरीदा तो पंखे बढ़ गए हमारे, वो वस्तुगत खाते होते हैं। और नाम मात्र के खाते जो इनका संबंध आय और व्यय से होता है, वो खाते नाम मात्र के खाते के नाम से जानते हैं। अब जैसे व्यापार चलाने के लिए कर्मचारी से काम कराना जरूरी है, वेतन देंगे, बिजली की आवश्यकता जरूरी है, टेलीफोन की आवश्यकता है, भाड़े की है, उधार लेंगे तो ब्याज देंगे, कोई का काम करेंगे तो उसके बदले में कमीशन मिलेगा, तो ये आदि इत्यादि बहुत सारे नाम मात्र के खाते हैं। व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार इनके नाम तय होते हैं, ये थोड़ा सा सीखते हैं। तो ये बच्चों पूरा चार्ट, ये जो चार्ट आपने जो बनाया है, इसी को वही खाते लेखांकन में पहचानना बोलते हैं। यही है पहचानने का काम, कि कोई सौदा होगा तो उस सौदे में कौन कौन से 2 खाते हैं, सबसे पहले आपको ये काम करना है। फिर उनके प्रकार ढूंढना है, ये व्यक्तिगत है, वस्तुगत है, नाम। ये बच्चों लेखांकन की परंपरागत विधि है। परंपरागत एक आधुनिक विधि है, उसके विषय में भी मैं आगे चर्चा करूँगा। आधुनिक विधि में खातों को 5 भागों में बांट दिया है, संपत्ति खाते, दायित्व खाते, पूंजी खाते, आय और व्यय के खाते। तो सामान्यतः लोग परंपरागत विधि से ही सीखते हैं, और जब आप परंपरागत विधि को सीख जाते हैं तो फिर आधुनिक विधि को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। एक आध सवाल में आपको आधुनिक विधि से भी बताऊंगा, बट बहुत कुछ इसमें आधुनिक विधि की नियम भी अपने आप छिपे हुए हैं। अब मेन उत्तर बच्चों आपका यहाँ से हो रहा है, ये काम उत्तर है आपका। अभी तक तो मैंने जो प्रश्न टाइप किया था वो आपकी कॉपी में, किताब में टाइप है, किताब में लिखा हुआ है, तो आप जब कॉपी में इसका आंसर उतारेंगे तो यहाँ से लिखना है। आप पीछे जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल भी नहीं उतारना है, क्योंकि प्रश्न आपकी किताब में लिखा है, तो इसका हल करते समय उसका सवाल क्रमांक और पेज क्रमांक आपको डाल लेना है। 4/60 मेरी किताब के हिसाब से मेरी किताब के हिसाब से ये चौथा सवाल है। नई किताब है मेरी, राठी की किताब है मेरी, और आपके पास भी सबके पास ये किताब होगी, नहीं है तो आप खरीद लें इसके लिए। तो मेरी किताब में ये सवाल क्रमांक 4 है, पेज नंबर, तो 4/160 डाल लेना। चार्ट अब आपको बनाना है तो बना लेना, अच्छा लगे तो, समय हो तो आपके बाद, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। चार्ट बनाने से आप सीखोगे ही, तो यदि बना लें तो बहुत अच्छा होगा।
बट ये जो जनरल आपको दिखाई दे रहा है ये तो आपको बनाना ही बनाना है। तो जनरल, इसी को जनरल बोलते हैं। जनरल दोहरा लेखा प्रणाली में प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, वही होती है, इसको वही भी बोलते हैं। इसके ऐसे कालम होते हैं। बाज़ार में ये प्रिंटेड पाई मिलती है, रजिस्टर ये प्रिंटेड होते हैं, नहीं होती हैं तो फिर आपको कॉपी पे इस तरह से लाइन खींचना होती है। पहला कॉलम दिनांक का होता है जिसमें हम सौदे की तारीख लिखते हैं। दूसरा कॉलम विवरण का होता है जिसमें हम किस खाते को डेबिट कर रहे हैं और किस खाते को क्रेडिट कर रहे हैं वो लिखते हैं। और जब खातों को डेबिट क्रेडिट करने के बाद उसके जस्ट नीचे ब्यौरा लिखा जाता है। ब्यौरा मतलब विवरण, जिसको नरेशन के नाम से जाना जाता है। फिर खाता पृष्ठ का कॉलम होता है। जब आगे बच्चों क्या होगा कि जब जनरल में आपका सौदा लिखा जाता है तो जनरल से फिर हम इनको क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण का काम करते हैं। वर्गीकरण में क्या करते हैं, अभी आप देख रहे हैं बच्चों खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, सब एक साथ लिखा जा रहा है। बट आपको एक झटके में ये देखना चाहें, एक दृष्टि में ये देखना चाहें कि हमने कितना माल खरीदा, कितना बेचा, किससे कितना लेना देना है, तो ये इससे समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो खाते डेबिट क्रेडिट कर रहे हो इनका वर्गीकरण कर रहे होगे। वर्गीकरण करने का मतलब जैसे रोकड़ खाते के लिए आप एक दूसरी पुस्तक में एक पेज पे लिख लोगे, स्टॉक को दूसरे पे लिख लोगे, पूंजी को तीसरे पे लिख लोगे, क्रय को एक पे लिख लोगे। अब आपको जब रोकड़ देखना है तो रोकड़ आपके पेज नंबर 1 पर मिल जाएगी, स्टॉक आपका पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा, दूसरी बही में पूंजी 3 पे मिल जाएगी, क्रय 4 पे मिल जाएगी। ऐसे आप उनका वर्गीकरण कर लें। तो जब इस बही से खाता बही में, खाता बही भी एक लेखांकन की प्रधान पुस्तक होती है। खाता बही लेखांकन की प्रधान पुस्तक होती है, मुख्य पुस्तक होती है। तो उसमें जनरल से हम उसमें सौदे उतारते हैं, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण मतलब खातों को उनके स्वभाव प्रकृति के अनुसार उसमें लिख लेते हैं। तो जब इसमें लिखते हैं तो उसका पेज नंबर इसमें डालते हैं खाता पृष्ठ वाले कॉलम कि ये सौदा रोकड़ खाता हमारे खाता बही के कौन से पेज नंबर पर है। स्टॉक खाता, जैसे मान लो ये बही खुली है हमारे सामने और हमें इसका रोकड़ खाते को देखना है खाता बही में, तो ऐसे हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी पहले रोकड़ खाते को हम 1 नंबर पर रखें, 10 नंबर पर भी रख सकते हैं। तो खाते सामान्यतः वर्णमाला के क्रम में होते हैं, लेकिन यदि ये बही खुली है तो ये है इसके सामने 20 दिखाया तो फट से 20 नंबर पेज पर चले जाएंगे। जैसे आपकी किताब होती है, किताब के आगे विषय सूची बनी होती है कि कौन सा अध्याय किस पेज पे होता है। तो विषय सूची बनाने का अर्थ यही हो जाता है कि विद्यार्थी जिस अध्याय को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उससे फट से पेज नंबर पर पहुँच जाते हैं। ऐसा ही ये काम होता है। इसको खाता प्रश्न करो। और रकम डेबिट वाले कॉलम में डेबिट की राशि लिखते हैं और क्रेडिट वाले में क्रेडिट। जिस खाते को आपने डेबिट किया है हमेशा ये ध्यान रखना है, जो डेबिट है वो डेबिट में आएगी और क्रेडिट वाले। लिखने का तरीका बच्चों, आपको तारीख लिखने का तरीका कैसा है, सबसे ऊपर आप सन डालते हैं, उसके नीचे महीना और फिर ऐसे। इसमें जनरल में तारीख लिखने का एक तरीका होता है इसमें। फिर जिस खाते को डेबिट करना है उसको पहली लाइन से, पहली पंक्ति से बिल्कुल सट के लिखते हैं। और या डेबिट शब्द लिखते हैं, नाम शब्द भी लिखा जा सकता है, हिंदी में लिखना है तो नाम आ जाएगा यहाँ पर। और जिन जिन खातों को डेबिट करना है वो सब डेबिट कर दो पहले, सब वो सब पे जोड़ से क्रेडिट कर दो। बच्चों 2 खाते एक साथ डेबिट हो सकते हैं और 2 खाते क्रेडिट हो, लेकिन वो तभी होते हैं जब तारीख एक हो। एक ही तारीख में एक साथ किए गए कई खातों को एक साथ डेबिट क्रेडिट करके लिखा जा सकता है। ऐसी प्रविष्टियों को अकाउंटिंग में मिश्रित प्रविष्टियाँ बोलते हैं। मिश्रित प्रविष्टियों का मतलब होता है कि कोई भी एक सौदा जो एक तारीख में हुआ हो उसमें 2 या 2 से अधिक खाते तो डेबिट हो रहे हों और उनसे संबंधित एक खाता क्रेडिट हो रहा हो, या 2 या 2 से अधिक खाते क्रेडिट हो रहे हों और एक खाता डेबिट हो रहा है। ऐसे सौदों को हम अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख देते हैं। ऐसी प्रविष्टियों को मिश्रित। ऐसा करने से समय व श्रम की बचत। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही सौदे में 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट हो रहे हैं और 2 या 2 से अधिक खाते क्रेडिट हो रहे हैं। ऐसी प्रविष्टियों को मिश्रित प्रविष्टि के नाम से जाना जाता है। तो पहले डेबिट वालों को लिखते हैं हमेशा बच्चों। डेबिट वालों बिल्कुल कहाँ से लिखना है, यहीं से बिल्कुल सेट किए, कितने ही हो सकते हैं। क्रेडिट वाले खाते को थोड़ा सा छोड़ करके देख लीजिए, इतना छोड़ देते हैं, उसका टू शब्द लगाते हैं। टू नहीं लगाना चाहें तो हिंदी में पूंजी खाते से लिख दीजिए, फिर टू हट जाएगा यहाँ से। और ये टू मतलब एक इसका मतलब क्रेडिट ही हो गया बच्चों, बट क्रेडिट नहीं लिखती हैं यहाँ पर, पूंजी खाता क्रेडिट ऐसे बोल भले देते हैं। रोकड़ खाता है डेबिट, स्टॉक खाता है डेबिट। रोकड़ खाता है डेबिट 15,000, स्टॉक खाता है डेबिट 5,000 और पूंजी खाता है क्रेडिट, ऐसे बोल भले दें। बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं, बट लिखने में तो टू ही पड़ेंगे इसको।
दोनों पक्षों में राशि बराबर होना चाहिए। देखो इधर 20 हो गई, इधर भी 20 हो गई। ये दोहरा लेखा का सिद्धांत है, जितनी राशि हम डेबिट करेंगे उतनी राशि क्रेडिट करेंगे, तभी तो तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आएगा। अभी आपने लेखांकन समीकरण पढ़ा था, तो लेखांकन समीकरण में तो ये भी तो हो रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, संपत्तियाँ हमेशा दायित्व के बराबर आपकी हो रही थी। फिर जैसे ही पूरा सौदा हो जाता है, जिन खातों को डेबिट करना है उसके नीचे हम इस सौदे का संक्षिप्त में विवरण लिखते हैं। विवरण लिखने का उद्देश्य होता है कि इसको पढ़ करके हम पता कर लेते हैं कि ये सौदा क्या है। यदि ये विवरण नहीं लिखा होता तो फिर आप इसको पहचानना थोड़ा सा कठिन है। जिसको अकाउंटिंग का ज्ञान है वो तो पहचान लेगा, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को भी इसकी पहचान होना चाहिए। नकदी और माल से व्यापार आरंभ किया है, इसको छोटे कोष्ठक में लिखते हैं और लिखने के बाद एक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने का उद्देश्य ये होता है बच्चों की एक प्रविष्टि दूसरी प्रविष्टि से अलग होती है। लाइन लेकिन आपको केवल विवरण वाले कॉलम में खींचना है, ये ध्यान रखना है। आपको लाइन केवल विवरण वाले कॉलम में खींचना है। नहीं, जितनी भी प्रविष्टि होंगी सारी प्रविष्टियों को आपको विवरण वाले कॉलम में ही लाइन से आपको पैक करना है, ये ध्यान रखना है। पूरी मत करना आप, है नहीं, गलत हो जाओगे। अब बच्चों मेरा एक पेज भर गया। जब पेज भर जाता है तो क्या करते हैं, जनरल में उस पेज के जोड़ को हम लगा लेते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इस शेष को हम अगले पेज पर ले जाते हैं। इसको कैरी फॉरवर्ड करना बोला जाता है, शेष को आगे ले जाना बोला जाता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है बच्चों। शेष को आगे ले जाने से क्या मतलब है कि जब हम किसी भाई में लेन देनों का सौदा कर रहे होते हैं और एक पेज विशेष का में पूरे सौदे लिखा जाते हैं और आगे के सौदे लिखने के लिए यदि अगले पेज पर हमें जाना होता है तो हम पिछले वाले पेज के जोड़ को हम अगले वाले पेज पर ले जाते हैं और उसको ले जाने को शेष को आगे ले जाना है, कैरी फॉरवर्ड करना कहलाता है। शॉर्ट में इसको CF लिखा है, कैरी डाउन भी बोलते हैं, CD भी लिख सकते हैं बच्चों, है CD मतलब कैरी डाउन। और जब अगला पेज मेरा शुरू हुआ तो पिछले पेज के आप जोड़ से शुरू हुआ। अगला पेज देखिए, इसको VF लिखूंगा, कॉलम वही के वही रहेंगे आपको, है। ये सन बच्चों आपको एक ही बार डालना है, एक पेज पर एक ही बार डलता है। तो आपके पेज पर कितनी ही जनरल एंट्रियाँ क्यों नहीं है, या तो आपका सन बीच में तब डलेगा बदले तब, या फिर दूसरा पेज आ जाए, फिर बाकी आप महीने डालते रहें। ये क्रय खाता, प्रेम का खाता, नियम अनुसार मैंने चार्ट से के हिसाब से लिखा है। चार्ट में ये क्रय खाता है और ये प्रेम का खाता है। डेबिट की राशि मैंने डेबिट में और क्रेडिट की राशि क्रेडिट। आपको कैरी फॉरवर्ड बच्चों तब करना है जब आपका पेज भर जाए। यदि आपका पेज नहीं भरा है तो अभी आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। मुझे मालूम है कि आपके पेज में कम से कम 5 एंट्रियाँ आ जाएंगी, 5 नहीं तो 4 तो आ ही जाएंगी। जब आपकी 4 एंट्री आ जाएँ तभी आप कैरी फॉरवर्ड करने का काम करना, तब तक नहीं करना है। तो आपको फिर इस पर ध्यान नहीं देना है। ये वाली जो पीछे थी ना CF PF वाली, आपको नहीं लिखना है। और आप कोशिश करना कि हर सवाल आपका नए पेज से ही शुरू हो। थोड़ा सा पेज बचता है तो छोड़ दिया करें आप, है? आधा बचा है तो भले यूज़ कर लो आप, लेकिन आप नए पेज से ही शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये मेरी दूसरी प्रविष्टि हो गई। एक तारीख में बच्चों कई सौदे हो सकते हैं। देखो एक व्यापार आरंभ करने का भी था और एक ये भी होगा। एक तारीख में कई सौदे हो गए, अलग अलग लिखे हैं, इसलिए मैंने प्रविष्टि भी इनकी अलग अलग कर दी है। फिर 1 से लेकर 6 तारीख के बीच में कोई लेन देन नहीं हुआ। 7 तारीख आ गई, नहीं हुआ होगा व्यापार में, तो माल बेचने का है तो करंट डेबिट हुआ टू विक्रय। देख लिखने का तरीका बच्चों आप समझ लीजिए, हैं। तो क्रेडिट वाला खाता है वो बिल्कुल हट के लिखना है, डेबिट वाला कहाँ से लिखना है, ये इसी को रिकॉर्ड करना बोलते हैं, लिखना बोलते हैं। तो पहले पहचानना, फिर मापना और फिर लिखना, ये काम बही खाते का काम हो रहा है, इसी को मैं बही खाता बोलूँ। तो 2 प्रविष्टियाँ इस पेज पर हो गई। अब मैंने जोड़ लगाया, जब जोड़ लगाऊंगा तो पिछले जोड़ को भी इसमें शामिल कर लूँगा। तो 20,000 में 25 और 800 जोड़े तो 23,300। तो हर पेज की कैरी फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है, बट आपको ये कब अपनाना है, जब आपका पेज भर जाए तब। और कभी भी ये ध्यान रखना कि किसी भी पेज पर यदि ऐसी प्रविष्टि स्थिति हो रही है कि आधी लिखा रही है और आधी नहीं, आधी दूसरे पेज पे जा रही है, तो कृपया उसको इतना स्थान को छोड़ ही दें आप, हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एक पूरी प्रविष्टि एक पेज विशेष पे ही आने चाहिए। ठीक लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, गलत कुछ नहीं होता है उसमें, लेकिन इतना भी हाथ को खींच के ना रखें। अगले पेज की अब शुरुआत मेरी 23,300 होगी। अब नियम में आपको नहीं बता रहा हूँ कि पहले बता चुका लिख चुका हूँ किसको डेबिट करना है और किसको
क्रेडिट करना है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये करंट पाने वाला है डेबिट, विक्रय हमेशा क्रेडिट। अगला जोड़ देखिए 23,300 आ गया देखिए। फिर करंट से प्राप्त हुए तो रोकड़ खाता डेबिट हो गया, करंट हो गया। और करंट से नकदी प्राप्त हुए राशि 600 रुपये। तारीख फिर वही का वही तारीख लिखने का एक जैसा तरीका है, बार बार हर पेज के शुरू में सन लिखना है। यदि पेज एक ही चल रहा है तो एक ही बार ऊपर लिखना है, फिर केवल महीना और डेट ही लिखते चले जाते हैं। नकद माल बेचा है तो रोकड़ खाता डेबिट हो गया, टू विक्रय खाता नकदी माल बेचा। फिर मेरा पेज भर गया बच्चों, फिर कैरी फॉरवर्ड करूँ। अब मैं 23,300 में 600 और 200 जोड़ूंगा तो 24,100 हो गए। ये कैरी फॉरवर्ड वाला जोड़ बच्चों एक सीध में लिखना है आपको है? लेकिन जो डेबिट क्रेडिट करने वाला वो एक सीध में आपको नहीं लिखना है। वो डेबिट वाला डेबिट में आएगा राशि और क्रेडिट वाली क्रेडिट में आएगी। अब अगले पेज की मेरी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? इस 24,100 से होगी। प्रेम को माल लौटाया तो प्रेम का खाता डेबिट, टू क्रय वापसी खाता हो गया 100 रुपये से। सबसे पहले मैंने कैरी फॉरवर्ड तो पिछले पेज का शेष था वो यहाँ आ गया, उसको VF करके, VF का मतलब होता है बैक फॉरवर्ड या VD भी लिख देते हैं, बैक डाउन है। हिंदी में लिखना है तो शेष नीला आएगा ऊपर और नीचे शेष नीचे ले गए। हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 16 है, जनवरी 20 में मरम्मत व्यय खाता डेबिट 20 रुपये, टू रोकड़ खाता 20 रुपये हो गए। मरम्मत व्यय का आपने भुगतान किया, ठीक है। चार्ट के माध्यम से मैंने सारी प्रविष्टियों को बड़े अच्छे ढंग से आपको बता दिया है, बट आप लिखने का तरीका समझ लीजिए। बार बार जब आप अभ्यास करेंगे 4, 6, 10 सवाल हल कर लेंगे तो अपने आप हो जाएगी। असुविधा होने पर आप कृपया आप 21 तारीख से शायद पेरेंट्स की लिखित सहमति से विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे, तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, मोबाइल पर भी या व्हाट्सएप पर भी बात करके पूछ सकते हैं कोई असुविधा होने पर है। बट सीखना अच्छे ढंग से और सबको सीखना है, क्योंकि आपका थ्योरी के साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क का काम भी है। और जब व्यवहारिक ज्ञान आपका सैद्धांतिक ज्ञान अच्छा होता है तो थ्योरी का ज्ञान अपने आप ही अच्छा होगा। यही तो सब थ्योरी है। यही तो मैं पूछूंगा कि भाई माल वापस, यदि हमने माल ख़रीदा और वापस कर दिया तो कौन सा खाता आएगा? तो आप क्रय वापसी खाता बोलेंगे। और ये देखिए मशीनरी खाता। हर पेज की शुरुआत मेरी पिछले पेज के जोड़ से हो रही है, आप देख रहे होंगे। पिछले पेज के जोड़ में मेरा 24,220 जोड़ आ गया था। इस जोड़ को मैंने अगले पेज पर BF के नाम से लिया है, वो सबसे पहले लेना है आपको है? लेकिन ये प्रक्रिया आपको बच्चों तभी अपनानी है जब आपका पेज भर जाए। और पेज नहीं भरता है तो आप लिखते रहें तो BF और CF वाला मेरा अमाउंट और आपका अमाउंट मैच नहीं होगा, लेकिन लास्ट जोड़ बराबर हो जाएगा। यदि आपके पूरे सौदे मान लो एक ही पेज पे आ गए तो आपको कुछ करना नहीं है। आपकी सारी जनरल एंट्री यदि एक ही पेज पे आ गई तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ी लगाना है, ना कैरी फॉरवर्ड करना ना बैक फॉरवर्ड करना है। ये बात क्लियर हो जाती है इससे। जोड़ लगाने से मतलब ये हो जाता है कि मेरी जनरल का लास्ट में जाकर के जोड़ भी बराबर हो जाएगा, इसलिए मैं कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता हूँ। ये ऊपर वाले जो कॉलम है दिनांक, विवरण, खाता प्रश्न, रकम डेबिट, रकम क्रेडिट, ये आपको हर पेज पे बनाना है, लेकिन है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मशीन खाता डेबिट है, मशीन खरीदी है, क्रय नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये माल नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। तो जो चीज़ बेचने के लिए नहीं होती है उसको बच्चों उसी के नाम से लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उधार खरीदी है तो व्यक्ति का नाम, और नगद खरीदी है तो रोकड़ खाता आएगा। 1,000 हो गई। विज्ञापन व्यय हो गए, रोकड़ खाते हो गए। विज्ञापन व्यय खाता है डेबिट 230, रोकड़ खाता। अभी राशि के विषय में कोई विशेष बात नहीं करनी है, करनी हुई तो बताएंगे। प्रश्न में जो राशि लिखी है वो आप लिख दीजिए। तो यहाँ आपको मापने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप माप किया हुआ प्रश्न में दिया। और अब अगले पेज की शुरुआत मेरी 25,450 से होगी, देखिए। और ये लास्ट एंट्री है 25,450, 25,450 बैक फॉरवर्ड करके किए हैं और कमीशन के मिले हैं तो रोकड़ खाता है डेबिट, ऐसे लिखते। यहाँ विजय नहीं लिखना, बच्चों ध्यान रखना है। नाम मात्र के खातों में कभी भी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना है। नाम मात्र के खातों में आय व्यय में कभी भी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। 150 रुपये हो गए। अब ये महायोग है, इसको तो आपको कैरी फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड का मतलब समझ में आ गया। यदि मैं कैरी फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड नहीं करता तो क्या होता मेरा? यहाँ जैसे ही पूरे लेन देन हो जाते हैं तो अब ये जो लाइन है बच्चों, अब ये पूरी लाइन करनी है, यहाँ तक ये पूरी लाइन खींचना है। अभी पिछली प्रविष्टियों में देखो
केवल मैंने विवरण वाले कॉलम में लाइन खींचने का उद्देश्य यही है बच्चों कि एक प्रविष्टि दूसरी प्रविष्टि से अलग दिखाई देती है। तो आप जो भी खाते डेबिट क्रेडिट करें उनके बीच में एक लाइन छोड़ देंगे और उसी पे लाइन खींच देना। आप थोड़ा अच्छा भी लगता है, काम आपका अच्छा भी होना चाहिए, देखने में लगे कि हाँ भाई हमने सीखा है, ये भी आपके अंदर बात होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये इसी को जनरल बोलते हैं, नकल बही बोलते हैं, रोज नामचा बोलते हैं, दैनिक पंजी दैनिक बही के नाम से जाने जाती हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन की सबसे पहली बही होती है। व्यापारी जैसे ही व्यापार में कोई सौदा घटित होता है सबसे पहले इस बही में इसको लिखता है। इसमें लिखने का उद्देश्य सौदों को व्यवस्थित ढंग से डेबिट क्रेडिट करना होता है और ताकि हम सौदों को याद रख सकें। भाई इतना इसका उपयोग होता है। अब आगे का काम इसके आधार पर होता है, वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा। अभी तो अब जनरल के विषय में ही अपन बात करेंगे। तो ये जोड़ हो गया, इसको महायोग, ये इसका एक तरह से उत्तर है। आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों का जोड़ 25,600 25,600 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जितनी राशि आपने डेबिट की है उतनी राशि क्रेडिट में आ रही थी। जनरल का जोड़ लगाने का उद्देश्य बच्चों ये परखना होता है कि जितनी राशि हमने डेबिट की है उतनी क्रेडिट है कि नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि डेबिट में राशि हम ज़्यादा या कम लिख देते हैं तो फिर जोड़ अलग आएगा। जोड़ अलग आ रहा है इसका मतलब हमने यही गलती कर दी। यदि हमारी पहले ही गलती हो गई तो आगे तक गलती होना ही होना है फिर। तो खातों की शुद्धता का भी ध्यान हमें रखना है बच्चों। तो ये इस तरह से आपका ये सवाल क्रमांक 4 कंप्लीट हो गया है। 4 सवाल बहुत सवाल हो गए हैं, बहुत कुछ इसमें मैंने आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें, देखें। देखने के बाद आप एक बार पहले रफ पर तैयार करें, फिर फेयर पर उतारें। पहले एक बार रफ पर बना कर देख लें, क्योंकि पहली बार में आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे होने की संभावना रहेगी। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि अब आप सीख रहे हैं, बट आपको इस काम को बड़े अच्छे ढंग से सीखना है। जितने अच्छे ढंग से आप इसको सीखेंगे तो आगे का काम बहुत ईजी होगी। फटाफट आप काम करते चले जाएंगे। और आपने थोड़े से शिथिल रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अब पढ़ रहे हैं, कक्षा 11 में आ गए, बड़े विद्यार्थी हो गए। तो 10 तक के में आपके मन में कहीं चंचलता रहती है, चंचलता को ख़त्म करें और आप बड़े गंभीरता के साथ इस काम को अंजाम दीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।